निकले कई जगहों पर पुलिस की तरफ से छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें शराब जब्त की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक एक करके बेगूसराय के अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई थी और ये भारी मात्रा में देसी शराब पुलिस ने बरामद किया है, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। हालांकि पुलिस को देखकर कारोबारी फरार हो गए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उस कार्रवाई की तस्वीर देखिए, जब पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंची जहां पर शराब होने की सूचना मिली थी और उसके बाद टीम ने शराब को जब्त कर नष्ट कर दिया है। और शेखपुरा में भी शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। चेवाड़ा प्रखंड में छापेमारी की गई है। पुलिस ने यहां ड्रोन का इस्तेमाल किया। शराब के कई अड्डों पर छापेमारी की गई और भारी मात्रा में देसी शराब बरामद किया गया है। चेवाड़ा प्रखंड में छापेमारी पुलिस की टीम की तरफ से की गई। ड्रोन के जरिए ये पता लगाया गया, जिसमें जानकारी मिली और उसके बाद पुलिस की टीम उस स्थल पर पहुंची जहां पर शराब बरामद किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से झाड़ियों के बीच में शराब का कारोबार यहां चल रहा था। हालांकि पुलिस की टीम ने पहुंचकर शराब को जब्त कर उसे नष्ट कर दिया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर राजधानी पटना से आपको बता दें, जहां रविवार की रात राजीव नगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर में दो गुटों के बीच झड़प और फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर विवाद था और मामूली विवाद में हुए इस झड़प से पूरा इलाका शांत हो गया। काफी देर तक यहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सूत्रों का कहना है कि कई राउंड फायरिंग भी यहां पर की गई थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। को लेकर दो पक्ष में विवाद हुआ है। दोनों का घर आप गांधीनगर में ही दोनों का घर है और एक मोटरसाइकिल रास्ता पर लगा दिया, जिसके कारण जो है विवाद हुआ। दोनों तरफ से मारपीट की घटना घटी है। दोनों तरफ से कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसका कि इलाज कराया गया है और पूछताछ हेतु कुछ व्यक्ति को थाना पर। बिहार में ठंड का असर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पछुआ हवा के कारण कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। पटना समेत पूरे बिहार के तापमान में रोजाना गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह में ठंड का असर सबसे ज्यादा रहता है। लोगों का सुबह सुबह घर से निकलना मुश्किल हो गया है। दूसरी ओर कुहासे के कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जो सुबह सुबह घर से निकलते हैं। पटना से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र। बिहार में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। पटना में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। खास तौर पर यदि हम बात करें तो सुबह में जो लोग घरों से निकलते हैं, खास करके मॉर्निंग वॉक जाते हैं या फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह में जो भीड़ होती है अमूमन सड़कों पर वो नहीं दिखाई दे रही है और खास तौर पर कुहासे के कारण ट्रेन और अन्य जो हवाई जहाज हैं या गाड़ियां हैं उस पर भी साफ तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। और देखिए इस वक्त भी कुहासा साफ तौर पर पटना शहर में दिखाई दे सकता है। जी, थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन एक बार अगर आपने संकल्प ले लिया कि हमें जाना है और अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत हैं, तो निश्चित रूप से ये ठंड को हम हरा सकते हैं। अपने लिए भी तो सुरक्षा करना है। हवा चल रही है, पछिया हवा भी। ठंड काफी है और हवा में नमी पूरा है, जिसके कारण एक्सरसाइज करने में अच्छा लग रहा है। काफी मुश्किल होता है सुबह सुबह निकलना ठंड में। हाँ, ठंड में तो सुबह सुबह निकलना तो ये परेशानी होवे करती है, लेकिन फायदा है इसको। जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं वो लोग निकलते हैं आमतौर पर, लेकिन जिस तरीके से पछुआ हवा का असर देखने को मिल रहा है उससे साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि पूरे बिहार में पटना समेत ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में बढ़ते प्रदूषण के स्तर ने दिसंबर महीने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज AQI 323 तक पहुंच गया है और ऐसे में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सांस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। आज 20 से ज्यादा मरीज भर्ती किए गए। वहीं डॉक्टरों ने चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे मौसम में सांस के मरीज सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर तत्काल डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज कराएं। सदर अस्पताल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार।
गोपालगंज में प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में जो सांस के संबंधित मरीज हैं उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। और जो इमरजेंसी वार्ड है, मॉडल सदर अस्पताल का जो इमरजेंसी वार्ड है, उस वार्ड में लगातार सांस के मरीज पहुंच रहे हैं और पूरा वार्ड जो बेड है वो सांस के मरीजों से इस वक्त भर गया है। और आज की AQI बताएं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो सबसे ज़्यादा है। दिसंबर महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब गोपालगंज का AQI 323 तक पहुंच चुका है और तापमान में भी लगातार गिरावट आ रही है। ऐसे में जो सांस से संबंधित मरीज हैं उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। ये इमरजेंसी वार्ड है जहां पर इस वक्त जो है सभी वार्डों पर उमूमन जो है मरीज हैं और सांस से परेशान हैं, उनका इलाज भी चल रहा है। सामने डॉक्टर भी दिख रहे हैं जो मरीजों का इस वक्त इलाज कर रहे हैं और डॉक्टर से ही हम जानेंगे कि किस तरह के मरीज़ इस मौसम में खासकर जो है पहुंच रहे हैं, उन मरीजों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हम बात डॉक्टर से ही करते हैं। डॉक्टर साहब, मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो कैसे आजकल किस तरह के मरीज पहुँच रहे हैं? अभी रात में जैसे मेरा नाइट ड्यूटी था तो रात में करीब 20-25 मरीज आया है, तो उसमें ज़्यादातर सांस से संबंधित, जैसे यही माता जी हैं, सांस फूल रहा है, पहले से दमा के मरीज हैं, तो ज़्यादातर लोग सांस से संबंधित आ रहा है। क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अब सांस, अभी ठंड का मौसम है और वायु में प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से सांस वाले मरीज को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अपने यहाँ क्या है कि लोग रात में पूरा खिड़की दरवाज़ा सब बंद करके सो जा रहा है और अंदर में मच्छर का लिक्विड वाला या फिर कछुआ छाप अगरबत्ती ये सब जला देता है, मच्छरदानी नहीं लगाता है, साथ में अंगीठी वगैरह कुछ धुआं के लिए जला देता है, उससे ही लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और वातावरण में प्रदूषण तो है ही, तो अभी फॉग भी है और स्मोक है, दोनों मिला के स्मॉग बन जा रहा है, तो उसकी वजह से सांस लेने में लोग को बहुत काफ़ी दिक्कत होना पड़ता है। ये सदर अस्पताल के डॉक्टर हैं, फिजिशियन डॉक्टर हैं, डॉक्टर सनाउल मुस्तफ़ा, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो लगातार मौसम बदल रहा है, ऐसे मौसम में सांस के खासकर जो मरीज है उन्हें सावधानी बरतनी होगी, एहतियात तौर पर उन्हें अलर्ट होना पड़ेगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो उन्हें तत्काल अस्पताल में डॉक्टर से दिखाना होगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जनता दरबार लगेगा। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में राज्य के अलग अलग हिस्सों से फरियादी पटना पहुंच चुके हैं। पटना पहुंचे फरियादियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जनता दरबार कार्यक्रम है। महीने का दूसरा सोमवार है। स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण सहित कई विभागों की समस्याओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार के कार्यक्रम में सुनेंगे। उसके पहले सुबह में यहाँ पर जो पहले की प्रक्रिया की जाती है, जो लोग आते हैं उन्हें अंदर ले जाना, उसके बाद इस पूरे परिसर की जांच पड़ताल की जाती है। और सुबह का वक्त है, देखिए कड़ाके की ठंड है, बावजूद इसके बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इन लोगों की समस्याओं को हम जानते हैं। कहाँ से आप आए हैं और क्या समस्या है आपकी? जी, मेरा नाम संजय धर द्विवेदी है, विजयपुर ब्लॉक का रहने वाला हूँ। गोपालगंज जिला मेरा घर है। विजयपुर ब्लॉक के खाते एरिया है, वहाँ पर मेरे से 3 तारीख में रंगदारों ने 5 लाख की रंगदारी मांगी कट्टा लगा करके, जिसकी सूचना मैं जब थाने को दिया, थाने ने उस पर FIR किया। उस दिन भी मैं थाने पर ही था, अगले दिन भी था, SP साहब के पास था, फिर भी मेरे ऊपर हरिजन एक्ट का एक्ट लगा करके हमको रंगदारों ने हमको फंसा दिया है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी के दरबार में आया हूं कि मेरे साथ न्यायिक जांच हो और उन पर कार्रवाई हो। आपकी क्या समस्या? सर, मेरे पिताजी का पिछले वर्ष सेकेंड वेव कोविड से डेथ हुआ था, तो मेरे फादर को मुआवजे की राशि नहीं दिया गया था, जिसके लिए इसके पहले मैं आया हुआ था 25 अप्रैल को। तो मंगल पांडे जी उस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थे और हमको बोले थे कि 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। और आज के डेट में आज तक पैसा नहीं मिला सर। 2 साल हो गया, मतलब मई में 2 साल हो जाएगा। और वो लोग के पास जाने पर टेबल घुमाता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं। 2 साल से पैसा नहीं मिला सर। देखिए, एक बड़ी समस्या है, कोरोना में इनके पिता की मौत हो गई और उसके बाद अभी तक मुआवजे की राशि नहीं मिली है। आप कहाँ से आए हैं, क्या समस्या? सिवान से आया हूँ। मेरा नाम इंद्र देवराम है। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय मठनपुरा सिवान के प्रभारी प्राध्यापक हूँ। मेरे सहायक शिक्षक अभय कुमार द्वारा स्कूल से गायब रहने की वजह से जब बोलते हैं तो हमेशा धमकाते हैं, मारामारी करते हैं, लड़ाई करते हैं। दिलों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं अपनी अपनी फरियाद लेकर के। 11:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन उसके पहले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में कड़ाके की ठंड होने के बावजूद फरियादी पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन
कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को इसी साल 11 मई को गिरफ्तार किया था। ईडी की कार्रवाई में इनके सहयोगी सीए सुमन कुमार के यहां से करीब 19 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। झारखंड हाईकोर्ट ने पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि भ्रष्टाचार में लिप्त एक आईएएस अधिकारी को जमानत देने का कोई अधिकार आधार ही नहीं बनता है, इसलिए पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज की जाती है। पूजा सिंघल ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हजारीबाग की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गोला गोली कांड में कांग्रेस विधायक ममता देवी समेत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट के आदेश पर ममता देवी समेत तमाम आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। अदालत आज सजा का ऐलान करेगी। ऐसे में अदालत से 3 साल से ज्यादा सजा मिलती है तो विधायक ममता देवी की विधानसभा सदस्यता खतरे में आ सकती है। साल 2016 में हुई इस घटना को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में पिछले कुछ समय से स्पीडी ट्रायल चल रहा था, जिस पर अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। और धनबाद से बड़ी खबर है, जहां ट्रक और हाईवा की जोरदार टक्कर हो गई। गोविंदपुर मुख्य मार्ग में आमा घाटा के बैंक ऑफ इंडिया के पास यह हादसा हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने इलाज के लिए SNMMCH भेज दिया है। बताया जा रहा है कि हाईवा गाड़ी अपनी लेन में धनबाद से गोविंदपुर की तरफ जा रही थी और लेकिन उसी लेन में ट्रक आ गया, जिसके बाद दुर्घटना हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक और हाईवा के केबिन के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे के बाद हाईवा का ड्राइवर केबिन में ही फंस गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। साहिबगंज में 35 लाख रुपए के अवैध लॉटरी के साथ लॉटरी माफिया को गिरफ्तार किया गया है। राजमहल थाना क्षेत्र के कसवा गांव में ये छापेमारी की गई। एसडीपीओ ने बताया कि थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि आरोपी फेकन मंडल अवैध लॉटरी के नेटवर्क को संचालित करता है और अपने एजेंट के जरिए राजमहल शहर और तालझरी में लॉटरी टिकट बिकवाता है। सूचना मिलने के बाद गठित टीम ने कार्रवाई की, जिसमें फेकन मंडल को 35 लाख रुपए के अवैध लॉटरी टिकट के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस की कार्रवाई से अवैध लॉटरी टिकट बेचने वाले माफियाओं में हड़कंप है। एक छापेमारी दल का गठन किया गया और जाकर इस घटना का सत्यापन किया गया तो फेकन मंडल ग्राम कस्बा थाना राजमहल को 35 लाख रुपए की अवैध लॉटरी टिकट के साथ गिरफ्तार किया गया। इस लॉटरी के टिकट के संबंध में पूछने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम इस तरह के अपना एजेंट रख करके भिजवाते हैं और यहाँ के गरीब लोगों को ठगते हैं, कुछ छोटा मोटा रिवार्ड के रूप में निकाल देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस तरह का धंधा आम जनता को ठगने का काम किया जाता है। अगले 13 दिसंबर से बिहार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का मैच पटना में खेला जाएगा, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि बिहार क्रिकेट रणजी टीम की घोषणा 10 दिसंबर को शाम में की गई, यानी मैच शुरू होने के 3 दिन पहले। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब रणजी ट्रॉफी के लिए टीम का चयन इस तरीके से किया गया हो। खुद बीसीए के अधिकारी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्रिकेट टीम के चयन का जो आधार बनाया गया था वो भी अवहेलना का आरोप उस पर लग रहा है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े लोग ही ये आरोप लगा रहे हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्रवक्ता कृष्णा पटेल की माने तो पहले ही ये तय किया गया था कि इस बार रणजी क्रिकेट टीम का चयन हेमंत कप प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से किया जाएगा। इसमें बल्लेबाजों के लिए निर्धारित रन 160 तय किया गया था, जबकि गेंदबाजों के लिए 6 विकेट लेना अनिवार्य था। लेकिन जिस क्रिकेट टीम का चयन किया गया है उसमें कई खिलाड़ियों का चयन बगैर किसी मापदंड के कर दिया गया। यही नहीं, कई ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है जिन्होंने कप क्रिकेट प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया था। नहीं, ऐसा कुछ सर्कुलर नहीं है कि 3 दिन पहले या 3 महीना पहले, लेकिन इतना पर्याप्त उसको समय मिलना चाहिए टीम को प्रैक्टिस करने का। बगैर प्रैक्टिस के टीम उतरेगी फील्ड में? नहीं, अब देखिए मैच अभी होगा कि नहीं, थोड़ा हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड हमारी थोड़ा टेक्निकल मामला में फंस गया है। ग्राउंड शायद सरदार पटेल क्रिकेट फाउंडेशन बुक कराए हुए पहले। भैया इसी जिम्मेवार को, इसी चीज को रखने के लिए जब मैं क्रिकेटिंग गतिविधि को सही तरीके से संचालित करने की जब बात करता हूँ आप ही के चैनल पर,
पिछले चयन प्रक्रिया पर जब सवाल उठा तो आप ही के मीडिया हाउस में जाकर के हमने बात को रखा था कि भाई कोविड के कारण 2021 के चयन में जो एकमात्र ऑप्शन था ओपन ट्रायल के माध्यम से, तो हो सकता है कि 6 गेंद 10 गेंद में कोई चयनकर्ता किसी खिलाड़ी के प्रतिभा का मापदंड सही पूरा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि नजरें 19-20 हो गई होगी, लेकिन आने वाले दिनों में प्रतिभा के आधार पर जब बीसीए अपना बीसीसीआई जिस प्रकार से डोमेस्टिक कराती है, उस प्रकार से जब बीसीए डोमेस्टिक कराएगी, उसमें जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी होंगे, जो परफॉर्मर खिलाड़ी, उनका चयन होना है। लेकिन देख लीजिए अभी रणजी ट्रॉफी का जो चयन लिस्ट आया है, भागलपुर हेमन ट्रॉफी में चैंपियन हुआ और उस जिला से कोई खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ। 2022 में रणजी ट्रॉफी के लिए जिस टीम का चयन किया गया है, उस टीम पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सवाल खड़े करने वाले कोई नहीं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े ही लोग हैं। पिछले साल भी यही हुआ था, आनन फानन में टीम की घोषणा कर दी गई और उसके बाद टीम को भेजा गया था। इस साल भी कमोबेश तस्वीर वैसी ही नजर आ रही है। 13 दिसंबर से मैच होना है, लेकिन 10 तारीख की शाम में टीम की घोषणा की जाती है और उसके बाद कई ऐसे क्रिकेटर्स को शामिल किया जाता है जिनका परफॉर्मेंस मायने नहीं रखता। यानी सब कुछ राम भरोसे चल रहा है अभी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में। इस पूरे मामले को लेकर एसोसिएशन के लोग ही सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल इस कदर हैं जिसका जवाब दे पाना बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनके लिए मुश्किल बनता जा रहा है। शायद इससे बिहार क्रिकेट का कभी भला होने वाला नहीं है और फिर बिहार में ईशान किशन जैसे क्रिकेटर क्या कर पाएंगे, यह बात भली भांति समझी जा सकती है। कैमरा पर्सन मनी जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा को बड़ी सौगात देंगे। नालंदा के रहुई प्रखंड में करोड़ों रुपए की लागत से डेंटल अस्पताल बना है। इस अस्पताल के बनने से स्थानीय लोगों को काफी फायदा होगा। कार्यक्रम के उद्घाटन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। इस कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ दांतों का इलाज भी होगा। सरकार द्वारा दहेज को लेकर कड़े कानून बनाए जाने के बाद भी दहेज लोभी कानून की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के चुटकियां बाजार इलाके का है, जहां दहेज लोभी एक पति ने पहली पत्नी और 8 माह की बच्ची को दहेज के लिए छोड़ दिया और फिर से दूसरी शादी रचा ली और पहली पत्नी से शादी की जानकारी छुपाकर चुटकियां बाजार में किराए के मकान में रहने लगा। जब पहली पत्नी को इस बात की जानकारी हुई तो उसने थाने में पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तीन महीना अपने घर पे रहे हैं, उसके उपरांत मेरे पेट में मेरी बच्ची रही, तो उसके फिर हम लोग मेरे ससुराल गए। मेरे ससुराल से मुझे फिलौर ले जाया गया। वहाँ पर मुझे अनेकों प्रकार की प्रताड़नाएं देने लगे। जान से मारने की भी कोशिश किए, पर मैं किसी भी तरह जान बचा के यहाँ आई। जो है वो पीड़ित पक्ष और जो अभियुक्त है दोनों बाढ़ के रहने वाले हैं। वो पहली पत्नी के जीवित रहते ही दूसरी पत्नी मतलब जो दूसरी शादी किया है वो मूलतः जो है बाढ़ के रहने वाला है, परंतु शादी जो है वो मालसलामी थाना क्षेत्र के भट्टी वाले जगह में किया है। इसी सूचना पर उसके पूर्व का जो पत्नी पहली पत्नी थी उसके परिजन और वो पत्नी आई थाना पर कंप्लेन की। लड़का जो है अभियुक्त जो दोषी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब एक खबर आईएएस का इंटरव्यू देने वाले छात्रों के लिए। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स यानी एनएसीएस सिविल सर्विस क्वालिफाई करने वाले छात्रों को मुफ्त में इंटरव्यू की तैयारी कराएगा। इसके लिए एनएसीएस की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां आईएएस अधिकारी इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। छात्रों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस बार मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन मोड में दिल्ली के साथ साथ पटना में भी होगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स यानी एनएसीएस की स्थापना बिहार झारखंड के आईएएस अधिकारियों ने की है। ये ट्रेनिंग पूरी तरह से मुफ्त है। इसमें शामिल अधिकारी अलग अलग बैच के होते हैं, कुछ रिटायर्ड हैं तो कुछ युवा, इसलिए ट्रेनिंग में अनुभव और युवा ट्रेंड दोनों का मिश्रण होता है। पिछले साल एनएसीएस में रजिस्ट्रेशन कराने वाले 52 अभ्यर्थियों में से 25 में भी से ज्यादा का सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ था। तो आप वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर।
एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। गुजरात के निवर्तमान सीएम भूपेंद्र पटेल